ट्वेल्थ फेल, हारा वही जो लड़ा नहीं। पार्ट 9। एक दिन इंटरव्यू की कोचिंग के बाद मनोज ने कमरे पर आकर देखा कि बगल के कमरे में रहने वाला अरुण अपना सूटकेस पकड़े कहीं जा रहा है। मनोज ने शिष्टाचार बस पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो अरुण सर? अरुण ने अचानक भड़क कर कहा, इस बेवफा दिल्ली को छोड़कर अपने घर जा रहा हूँ। अभी मर नहीं गया हूँ मैं। नहीं बन पाया आईएएस आईपीएस तो क्या हुआ? ऐसा कौन सा बड़ा काम करते हैं आईएएस आईपीएस? नेताओं के सामने अपनी पूंछ दबाकर खड़े रहते हैं। इसलिए अब मैं राजनीति में जाऊंगा, मंत्री बनूंगा। मैं आईएएस आईपीएस नहीं बन पाया तो वंदना ने मुझे छोड़ दिया। मंत्री बनकर सबसे पहले उसके पति को नौकरी से निकालूंगा। मनोज, तुम्हारा सिलेक्शन ना हो तो घबराना नहीं, मेरी पार्टी ज्वाइन कर लेना, तुम्हें भी विधायक बना दूंगा। कई दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी और कई दिन से ना सोई लाल आंखों में अजीब सी बेचारगी अरुण के चेहरे पर झलक रही थी। पागलों की तरह अनर्गल बातें कर रहा था वह। उसके पैर एक जगह स्थिर नहीं थे। जमीन पर रखे अपने ब्रीफकेस को छोड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। फिर उसे याद आया कि वह अपना ब्रीफकेस भूल गया है। उसने वापस आकर अपना ब्रीफकेस उठाया और सीढ़ियों पर लड़खड़ाते हुए नीचे उतरने लगा। कुछ सीढ़ियों पर वह संभल नहीं पाया और लड़खड़ाकर गिर गया। ब्रीफकेस गिरकर खुल गया। मनोज ने लपक कर सीढ़ियां उतरकर अरुण को संभाल लिया। ब्रीफकेस में कुछ सामान और अरुण की प्रेमिका वंदना के कुछ फोटो बाहर फैल गए। मनोज ने उन्हें संभाल कर सूटकेस में रख दिया। अरुण अपने कमरे को लगातार देखने लगा। कमरे को लगातार देखते हुए अरुण बोला, 5 साल रहा हूँ यहाँ, अब कभी नहीं आऊँगा। मनोज को देखकर अरुण ने कसकर मनोज को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। अरुण के साथ मनोज के भी आंसू निकल आए। अरुण रिक्शे में बैठकर चला गया। मनोज देर तक अरुण को जाते हुए देखता रहा, फिर दुखी होकर अपने कमरे में लौट आया। मनोज को आज श्रद्धा की ज़्यादा ही याद आ रही थी। श्रद्धा अभी तक अल्मोड़ा से नहीं आई थी। मनोज अभी भी श्रद्धा का इंतज़ार कर रहा था। अरुण का दुखी चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था। कितनी पीड़ा, कितनी वेदना थी असफल और ठुकराए हुए अरुण के चेहरे पर। प्यार में धोखा खाया अरुण लगभग पागलपन की अवस्था में पहुंच गया था। उससे कभी प्यार करने वाली उसकी वंदना क्या इतनी निष्ठुर हो सकती है? क्या अब उसे पूरी तरह बर्बाद हो चुके अरुण की कोई फिक्र नहीं? डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद श्रद्धा मनोज के इंटरव्यू के पहले दिल्ली जाना चाहती थी। पापा के पास दिल्ली से आए अनजान फ़ोन के कारण वह अपने पापा से बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत की। पापा अपने बगीचे में फूलों और सब्जियों को पानी दे रहे थे। श्रद्धा दूर खड़े अपने पापा से अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटा रही थी। वह जानती थी कि उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। बिना कहे उसके मन की बात समझते हैं उसके पापा। उसने पापा से कहा, पापा ये गुलाब कितने अच्छे खिले हैं ना इस साल, पिछले साल कैसे मुरझा गए थे। श्रद्धा, गुलाब तो इसी साल लगाए हैं, पिछले साल यह गुलाब नहीं लगे थे। तुम कुछ और कहना चाहती हो शायद। पापा शायद उसके मन की उलझन समझ रहे थे। श्रद्धा की हिम्मत नहीं हो रही थी पापा के सामने मनोज के बारे में बात करने की, पर बिना बात किए वह मनोज के पास जा भी नहीं सकती थी। पापा ने श्रद्धा से अभी तक दिल्ली से आए फ़ोन का जिक्र नहीं किया था। उसकी मम्मी ने ही उसे फ़ोन वाली बात बताई थी। इसलिए अब उसने यह तय कर लिया था कि वह अपने पापा के मन में आई हुई सारी शंकाओं को समाप्त करके पापा की अनुमति से ही दिल्ली जाएगी। श्रद्धा ने पापा से नज़र चुराते हुए कहा, पापा वो दिल्ली में मनोज है ना? इस अधूरे वाक्य के आगे वह कुछ नहीं बोल पाई। उसे अपने गले में अवरोध महसूस हुआ। पापा उसके चेहरे की रंगत देखकर मामला समझ गए। पापा ने पूछा, क्या वह भी तुम्हारे साथ डिप्टी कलेक्टर बन गया? श्रद्धा समझ गई कि राह आसान नहीं है। श्रद्धा ने पापा से कहा, उसका आईएएस मेंस क्लियर हो गया है, इंटरव्यू देना है उसे।
कौन सा अटेम्प्ट था? पापा पूरी खोजबीन कर रहे थे। लास्ट। श्रद्धा का चेहरा झुका हुआ था। कुछ देर चुप्पी रही। इस चुप्पी का मौका उठाते हुए श्रद्धा ने अपनी मांग पापा के सामने रख दी। मनोज का इंटरव्यू है पापा, मैं जाऊं क्या दिल्ली? उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाने दो पहले श्रद्धा। पापा कठोर यथार्थ की जमीन पर खड़े थे। श्रद्धा ने अपने मन की सारी हिम्मत जुटाकर अपनी अंतिम बात पापा से कह दी। पापा, यदि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तब तो दिल्ली जाना और ज़रूरी हो जाएगा। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या बोले। वह श्रद्धा के मन की दशा पर हैरान थे, पर उन्होंने बिना पिघले उससे वचन लेना चाहा। मुझे उम्मीद है तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। क्या किसी से प्यार ना करके ही यह भरोसा बचा रह सकता है? श्रद्धा कुछ दिन पहले मनोज के कहे गए इस वाक्य को पापा से कहना चाहती थी, पर यह वाक्य उसके मन से निकलकर उसके गले में आकर दम तोड़ गया। वह पापा से नहीं कह पाई। उसकी आंखें भीग गईं। वह वापस अपने कमरे में चली गई। एक दिन श्रद्धा के पुराने स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर अल्मोड़ा में उसके डिप्टी कलेक्टर बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। श्रद्धा को उसकी प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया। उसके मम्मी पापा को भी मंच पर बिठाया गया। श्रद्धा से स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। उसने बोलना शुरू किया। आदरणीय दीदी, आचार्य जी और मेरे प्यारे भैया बहनों, ऐसा ही एक सम्मान समारोह 7 साल पहले यहाँ इसी जगह पर हुआ था, जिसमें MBBS में सिलेक्ट बच्चों का सम्मान हुआ था। मैं MBBS में सेलेक्ट नहीं हो पाई थी और वहाँ पीछे बैठी थी, दुखी उदास। मेरे पापा को मुझ पर बहुत भरोसा था, पर मैंने पापा का भरोसा तोड़ दिया था। श्रद्धा ने कुछ देर सांस ली, फिर आगे कहना जारी रखा। मैंने उस दिन खुद को वचन दिया था कि मैं पापा का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रद्धा आगे कहना जारी रखती है। बच्चों, यह इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या लक्ष्य बनाते हैं। इम्पॉर्टेंट यह है कि हम उस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुटते हैं या नहीं। हमें वादे करना चाहिए खुद से, अपने माता पिता से, अपने मित्रों से कि जब तक हमें अपना लक्ष्य ना मिल जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। वह कुछ देर चुप रही। हॉल में तमाम बच्चों के माता पिता भी उसे ध्यान से सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर श्रद्धा आगे कहती है, पर मेहनत करते बच्चों के मन में माता पिता को भी यह भरोसा देना होगा कि यदि तुम तमाम मेहनत के बाद भी सफल नहीं हुए तो मेरी बाहें तुम्हें संभालने के लिए हमेशा तुम्हारी तरफ फैली हुई हैं। आज तुम असफल भी हो गए तो कोई बात नहीं, कल सफल हो जाओगे। मैं हर असफलता में तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा अपने भाषण के अंतिम पड़ाव पर पहुँच गई। मेहनत करने वाला हर बच्चा अपने माता पिता, अपने दोस्तों से यही कहना चाहता है कि यदि वह सफल हो गया केवल तभी उसे आपका प्यार न मिले, यदि वह असफल भी हो गया तब भी आप उसको प्यार करें। वह चाहता है आप उसे दिलासा दें, उसको संभाल लें। देखना, आपके इस साथ से, आपके इस प्यार से, आपके विश्वास से वह दूसरी कोई राह चुनकर जरूर सफल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। हर असफलता के बाद एक सफलता जरूर मिलती है। इतना कहकर श्रद्धा अपनी जगह बैठ जाती है। उसके पापा के भीतर लगातार यही शब्द गूंज रहे थे, यदि वह सफल हो गया तभी उसे आपका साथ, आपका प्यार ना मिले, यदि वह असफल भी हो गया तब भी आप उसको प्यार करें। 2 दिन बाद मनोज का इंटरव्यू है। रात को श्रद्धा अपनी डायरी अपने सीने पर रखकर आंखें बंद किए लेटी है। उसके आंसू उसके गालों पर सूख गए थे। श्रद्धा के पापा उसके कमरे में आते हैं। उसके डायरी के आखिरी पन्नों में सिर्फ स्याही में भीगे आंसुओं के नीले धब्बे दिखाई देते हैं। कुछ समझ नहीं आया लिखा क्या है। पापा डायरी को उसके सिरहाने रख देते हैं और उसे एकटक देखते रहते हैं। कुछ दिन पहले पापा का सपना पूरा करने वाली श्रद्धा का चेहरा उदासी में डूबा है। पापा से ज़्यादा श्रद्धा को कौन जानता है। उसकी समझदारी पर पूरा भरोसा है पापा को। वह पापा की सबसे प्यारी बेटी है। उसने कभी कोई जिद नहीं की, कभी अपनी कोई इच्छा पापा को नहीं बताई।
पापा को आज वह दिन याद आ रहा था जब श्रद्धा पहली बार स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाने को तैयार हुई थी। 3 साल की नन्ही श्रद्धा का मन उस दिन स्कूल जाने का नहीं हो रहा था। वह तो घर में नए नए आए छोटे से खरगोश चीकू के साथ खेलना चाह रही थी। उस दिन भी उसने जिद नहीं की कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती। बस वह उदास हो गई थी और उसकी नजरें बार बार सफ़ेद रंग के महीने भर के चीकू को देख रही थी। पापा ने नन्ही श्रद्धा को गोद में उठा लिया था और लोअर मॉल रोड की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे थे। पापा ने अपने गाल पर नन्ही श्रद्धा के 2 गर्म आंसू महसूस किए थे। उस समय पापा ने नन्ही श्रद्धा को देखा। पापा को देखते ही उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। शायद मुस्कान का कंट्रास्ट आंसुओं की चुगली को छिपाना चाह रहा था। आज भी पापा श्रद्धा का चेहरा देख रहे थे। पापा को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है। पापा अपनी बेटी के पास बैठ जाते हैं। पापा उसके सर पर हाथ फेरते हैं। उसकी पलकें बंद हो जाती हैं। उसकी बंद पलकों में पता नहीं क्या हलचल है। शायद अथाह अतल नील समुद्र नील आँखों के भीतर हलचल कर रहा है, पर आँखें खुलती नहीं हैं। बिन खुले ही वह समुद्र श्रद्धा के गालों पर बहने लगता है। उसके होठों की मुस्कान गायब हो जाती है। पापा अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लेते हैं। पिछले कई दिनों से डरी हुई सहमी हुई चिड़िया फिर से अपने पंखों में जान महसूस करने लगती है। कल मनोज का इंटरव्यू है। वह अभी भी श्रद्धा का इंतज़ार कर रहा है। इंटरव्यू के लिए उसने विकास सर के यहाँ कोचिंग कर ली और अपने करियर, गृहनगर और समसामयिक घटनाओं को अच्छी तैयारी कर ली। लेकिन इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए अब क्या पढ़ाई करे यह उसे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वह अपनी डायरी पढ़ने लगा। अब तक की अपनी जीवन यात्रा, 12th फेल से लेकर इंटरव्यू की दहलीज पर खड़े अपने जीवन की संघर्ष यात्रा। डायरी पढ़ते पढ़ते मनोज को वह दिन याद आ गया जब पांडे उसकी नौकरी लगवाने जगदीश तोमर के यहाँ ले गया था। वह आज इंटरव्यू तक पहुंचा है तो उसका सब बहुत बड़ा श्रेय पांडे को भी है। ऐसा सोचकर उसका मन पांडे के लिए कृतज्ञता से भर गया। उसकी इच्छा पांडे से मिलने की होने लगी। मनोज पांडे के कमरे पर गांधी विहार जाने के लिए तैयार हो गया। वह जैसे ही कमरे से बाहर निकला, सामने से तेज चाल में अपनी आंखों में भरोसा और होठों पर मुस्कान लिए श्रद्धा आती हुई दिखाई दी। श्रद्धा ने मनोज से कहा, सॉरी मनोज, मैं लेट हो गई। श्रद्धा को देखकर मनोज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नहीं श्रद्धा, तुम मेरी ज़िंदगी में एकदम सही समय पर आई हो। तुम्हारे आने से ही सब कुछ अच्छा हुआ है मेरी ज़िंदगी में। अपनी तारीफ सुनकर श्रद्धा मुस्कुरा गई। मनोज ने फिर श्रद्धा से कहा, श्रद्धा मुझे पांडे से मिलने जाना है। अपने जीवन में उसका योगदान मैं कभी नहीं भूल सकता। जब मैं ग्वालियर में था तब पांडे ने मेरी बहुत सहायता की थी। मैं उसके बिना शायद यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। पर पांडे ने तो तुम्हारा अपमान किया था, श्रद्धा ने मनोज से पूछा। नहीं श्रद्धा, जो पांडे मेरा आटा चक्की पर काम करते हुए देखना सह नहीं पाया था और मुझे अपने साथ रख लिया था, वह मेरा क्या अपमान करेगा। श्रद्धा, कक्षा 5 की हिंदी में एक पाठ था, हरपाल सिंह की 5 बातें। उसमें कहा गया था कि जिसने आपका कभी भला किया हो उसका साथ कभी मत छोड़ो। मनोज की बात सुनकर श्रद्धा की आंखें भीग गईं। मनोज, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें चुनकर दुनिया के सबसे अच्छे लड़के को चुना है, जिसके पास ऐसा दिल है जो सबसे प्यार करना जानता है, जो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। मनोज ने श्रद्धा से कहा, जब आप किसी एक से भरपूर प्यार करते हैं तो आपके दिल में किसी से नफरत करने की जगह कहाँ बचती है श्रद्धा। श्रद्धा और मनोज गांधी विहार पांडे के कमरे पर पहुंच गए। पांडे अपने कमरे में पलंग पर लेटा, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना गाना गुनगुना रहा था। मनोज के साथ श्रद्धा को देखकर पांडे चौंक गया। उसने गाना बंद किया और उठकर बैठ गया। मनोज ने पांडे से कहा, कल मेरा इंटरव्यू है पांडे। मुझे इंटरव्यू तक पहुंचाने में श्रद्धा के अलावा यदि किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वह तुम हो।
यदि तुमने मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आज तुम्हारी शुभकामनाएं बहुत ज़रूरी हैं मेरे लिए। श्रद्धा ने मनोज का साथ दिया। भैया, आप भी अपने लास्ट अटेम्प्ट की तैयारी के लिए जी जान से जुट जाइए। मनोज का भी देखो, लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है। अगर मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ तो पांडे ने श्रद्धा के मन की थाह लेनी चाहिए। उसे अभी भी श्रद्धा पर भरोसा था कि वह मनोज के असफल होने पर उसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन श्रद्धा ने पांडे की आशंकाओं को गलत साबित करते हुए कहा, ये आशंकाएं तो जिंदगी भर चलती रहेंगी। मुख्य बात है कि मनोज ने अपनी पूरी मेहनत से तैयारी की। अब अगर नहीं हुआ तो दुनिया में दूसरे बहुत काम है करने को। मेरे लिए मनोज इम्पॉर्टेंट है, वह क्या बनता है यह इम्पॉर्टेंट नहीं। अंतिम वाक्य कहते समय श्रद्धा की नजरें झुक गईं। पांडे, तुम भी इस साल टूट कर मेहनत करो, फिर देखना तुम्हारे मन के सारे संशय, सारे अविश्वास सब दूर हो जाएंगे। भयानक मेहनत ही है जो हम सबको संतुलित रखती है, सफलता भी देती है। मनोज ने पांडे को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। मनोज और श्रद्धा को दूर करने के सारे षड्यंत्र पांडे के बेकार चले गए थे, इसलिए उसने अब बदली हुई परिस्थिति से समझौता करना बेहतर समझा। आश्वासन और सांत्वना पाकर पांडे का मन हल्का हो गया था। कुछ देर बाद पांडे उन दोनों को गांधी विहार ऑटो स्टैंड पर छोड़ने चला गया। ऑटो का इंतजार करते मनोज ने पांडे से कहा, मनोज, मैंने श्रद्धा के घर फ़ोन किया था। पांडे ने भावावेश में अपना सत्य उगल दिया। पांडे की बात सुनकर मनोज ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं पांडे, हो सकता है इसमें भी ईश्वर की कोई अलग इच्छा छिपी हो, या हो सकता है कि तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। पांडे मौन रहा, वह कुछ नहीं बोल सका। मनोज और श्रद्धा ऑटो में बैठकर नेहरू विहार की ओर चल दिए। पांडे उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। मनोज और श्रद्धा यूपीएससी के ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। मनोज जीवन में पहली बार कोई इंटरव्यू देने जा रहा था। श्रद्धा, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, मैं उनका सही जवाब दे पाऊंगा या नहीं। कितने ही टॉपिक छूट गए, मैं उनका रिवीजन भी नहीं कर पाया। ऑटो में बैठे मनोज ने श्रद्धा से कहा, मनोज, बस एक बात याद रखना कि यह इंटरव्यू तुम्हें जानने के लिए लिया जा रहा है। तुम क्या हो, तुम जिंदगी को किस नज़रिए से देखते हो, इस दुनिया, इस समाज, इस नौकरी को देखने की तुम्हारी दृष्टि क्या है। इसलिए तुम्हें कुछ भी रिवीजन नहीं करना, सिर्फ अपने आप को जानना है। श्रद्धा ने शायद उत्तरांचल पीएससी के दिए अपने इंटरव्यू के अनुभव से मनोज को समझाया। यूपीएससी के गेट पर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों की भीड़ बढ़ रही थी। सभी विद्यार्थी फॉर्मल ड्रेस में थे। अधिकांश लड़के ऑफ वाइट शर्ट और नेवी ब्लू ब्लेजर में थे। लड़कियों ने साड़ी पहन रखी थी। गेट नंबर 1 पर उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र चेक हो रहे थे। उनके साथ आए उनके परिजन और मित्रों को दूसरे गेट से अंदर पार्क में बैठने के लिए कह दिया गया था। मनोज को अंदर भेजकर श्रद्धा भी पार्क में जाकर बैठ गई। मनोज और दूसरे प्रतियोगी अब एक बड़े से हॉल में थे, जहां कई मेजों पर उनके प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट यूपीएससी के कर्मचारी चेक कर रहे थे। जिनके प्रमाण पत्र और मार्कशीट चेक हो गए थे, उन्हें आज किस बोर्ड में इंटरव्यू देना है यह बताया जा रहा था। इस बड़े से हॉल में महात्मा गांधी और सरदार पटेल की बड़ी सी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। ठीक 10:30 बजे हलचल हुई। दरबान कमरे के अंदर बाहर होने लगे। इससे लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि कमरे में इंटरव्यू लेने वाले शायद आ गए हैं। प्रतियोगियों के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। उनके गले सूखने लगे थे। उनके हाथ पैरों में कंपन होने लगा था। मनोज का इंटरव्यू डॉक्टर पीडी अग्रवाल के बोर्ड में पड़ा। डॉक्टर अग्रवाल आईआईटी दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर थे, जिन्हें सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर बना दिया था। मनोज के लिए यह खबर हताश करने वाली थी कि उसके इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन का हिंदी साहित्य और इतिहास से
कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल इस बात के लिए भी बदनाम थे कि वह इंजीनियर और इंग्लिश मीडियम के लड़कों को इंटरव्यू में अच्छे नंबर देते हैं और सोशल साइंस एवं हिंदी मीडियम के लड़कों को कम नंबर देकर विदा कर देते हैं। दरबान ने पहले लड़के का नाम पुकारा। लड़के ने अपने बाल, अपने कपड़े, अपना कोट ठीक किया और अंदर चला गया। बैठे लोगों को घबराहट होने लगी। लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि अंदर उस लड़के से क्या पूछा जा रहा है। लड़का लगभग 20 मिनट के बाद इंटरव्यू देकर वापस आया। इस लड़के से पूछने पर ही अंदर के माहौल का पता लग पाएगा। लड़के ने दुखी होकर कहा, मैंने बताया कि मैं 10वीं क्लास से नियमित दिनचर्या से योग कर रहा हूँ। तो चेयरमैन श्री अग्रवाल बोल पड़े कि आप रोज खाना खाते हैं, तो वह भी आपकी हॉबी है क्या? मैं इसका कुछ जवाब नहीं दे पाया। डॉक्टर अग्रवाल बहुत खतरनाक है, बिल्कुल नहीं हंसते। मनोज समझ गया था कि इंटरव्यू की कुछ भी दिशा हो सकती है, इसलिए उसे खुले दिमाग से अंदर जाना चाहिए। पहले से कुछ भी विचार करने की ज़रूरत नहीं है। अगला लड़का बाहर आया तो वह भी दुखी था। उसने बताया कि उसके बीएससी में फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं आए थे, इसलिए डॉक्टर अग्रवाल ने उसी पर मेरी खिंचाई कर दी। उन्होंने मुझसे पूरे 20 मिनट फिजिक्स ही पूछा और बाद में कह दिया कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, अगले साल आना। इतना कहकर लड़का दुखी हो गया और उसकी आंखें भीग गईं। लड़का अपनी आंखें छिपाता हुआ बाहर चला गया। मनोज इस लड़के के इंटरव्यू को सुनकर घबरा गया। इस लड़के के तो केवल फिजिक्स में ही कम नंबर थे। इतनी छोटी कमी पर ही डॉक्टर अग्रवाल ने इस लड़के का इंटरव्यू बिगाड़ दिया। मनोज ने अपने करियर पर नज़र डाली तो वह अंदर से कांप गया। 10वीं 3rd डिवीज़न, 12th फेल, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री में 0, इंग्लिश लिटरेचर के कारण बीए में 2nd डिवीज़न। डॉक्टर अग्रवाल उसका क्या हाल करेंगे, यह सोचकर ही वह घबराने लगा। तीसरा लड़का बाहर आ गया। उसका चेहरा प्रसन्न था। यह लड़का अब तक आए सभी लड़कों में सबसे अधिक प्रसन्न लग रहा था। उसने बताया कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। उसने कहा कि वह आईआईटी दिल्ली का विद्यार्थी रहा है और अभी इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका पूरा इंटरव्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रशासन में उपयोग विषय पर चला। डॉक्टर अग्रवाल ने 5-6 बार वेरी गुड बोला। मनोज के लिए इस लड़के का इंटरव्यू हताश करने वाला था। मनोज आईटी के बारे में उतना ही जानता था जितना उसे मुख्य परीक्षा में विनय सर के नोट्स में पढ़ा था। मनोज ने अपने विचलित और चिंतित मन को शांत करने के लिए आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के पीछे कुछ दृश्य तैरने लगे। मनोज का पूरा जीवन ही तैर गया अचानक। मनोज का गांव, उसका घर, ग्वालियर का कॉलेज, ग्वालियर की लाइब्रेरी, बाहर बगीचे में बैठी श्रद्धा, सब एक रील की तरह मनोज की आंखों के पर्दे पर झिलमिलाकर आते जाते रहे। मनोज आंखें बंद किए हुए बैठा रहा। तभी दरबान की आवाज़ मनोज ने सुनी, मनोज कुमार शर्मा। मनोज उठा, उसने अपने बालों पर हाथ फेरा, अपना चश्मा ठीक किया और दरबान के साथ गेट के पास आकर खड़ा हो गया। दरबान ने गेट खोला। मनोज ने अंदर प्रवेश किया। बाहर बैठकर कल्पना करने वाला दृश्य अब एकदम सामने था। कमरे में सामने एक बड़ी यू शेप की टेबल थी जिसके पीछे 5 लोग बैठे थे। 4 लोग सूट में थे जबकि एक बुजुर्ग से व्यक्ति धोती कुर्ता पहने बैठे थे। बीच में डॉक्टर अग्रवाल बैठे थे। मनोज ने कमरे में घुसते ही सबसे पहले सभी को नमस्कार किया और अपनी बैठने वाली कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया। डॉक्टर अग्रवाल ने मनोज को बैठने का इशारा किया तो वह धन्यवाद कहकर बैठ गया। बोर्ड मेंबर के चेहरों पर मुस्कान थी। वे शायद मनोज को रिलैक्स कर रहे थे। शायद वह जानते थे कि प्रतियोगी इस समय बहुत तनाव में होता है, इसलिए शुरुआती प्रश्न सरल और परिचयात्मक ही पूछे जाते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने मनोज से पूछा, अच्छा मनोज, तुम सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हो? तुम्हें प्रशासन में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? यह प्रश्न सरल था। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी ज्ञान अथवा थ्योरी की आवश्यकता नहीं थी। मनोज ने 4-5 सेकंड सोचा। उसे जौरा के एसडीएम राघवेंद्र सिंह याद आ गए, जिन्होंने उसे प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए प्रेरित किया था।
उसने उत्तर देना प्रारंभ किया। सर, मैं अपने गांव में टेम्पो चलाता था। एक बार मेरा टेम्पो पुलिस ने पकड़ लिया। मैं एसडीएम राघवेंद्र सिंह के पास गया। राघवेंद्र सर की ईमानदार एवं त्वरित कार्यवाही देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। तभी से मेरी इच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनने की होने लगी। अग्रवाल मनोज के उत्तर से प्रभावित नहीं हुए। मनोज, इस तरह की कहानी यहाँ आकर हर प्रतियोगी सुनाता है। दरअसल आप सिविल सेवा के माध्यम से समाज में रुतबा और पावर चाहते हैं। सरल सा दिखने वाला पहला प्रश्न ही उलझ गया। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि उसके जीवन की इस सच्ची घटना को इंटरव्यू बोर्ड में झूठ मानकर खारिज कर दिया जाएगा। झूठ बोलने से दूसरों को प्रभावित करने वाला मनोज आज सच बोलकर भी झूठा माना जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपनी बात का यकीन दिलाए। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, इसे जांचने का कोई यंत्र बोर्ड के पास नहीं था। हनुमान की तरह छाती चीर कर दिखाने की कोई सुविधा इंटरव्यू बोर्ड में नहीं थी। मनोज के पास अपनी बात को सही सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह चुप हो गया। डॉक्टर अग्रवाल मनोज को चुप देखकर खुश हो गए। उन्होंने अपने दूसरे साथी से आगे सवाल पूछने का इशारा किया। दूसरा मेंबर, जो मनोज की फाइल पर बहुत देर से नजरें गड़ाए हुए था, उसने फाइल देखते हुए मनोज से पूछा, आपके बीए में सेकेंड डिवीज़न है, 12th में सेकेंड डिवीज़न है, 10th आपने थर्ड डिवीज़न से पास की। आप तो बहुत कमज़ोर स्टूडेंट रहे हैं। अचानक मेंबर का ध्यान फाइल पर किसी विशेष जगह पर गया। उन्होंने चौंकते हुए मनोज से कहा, आपने 12th 2 साल में किया है, क्यों? जिसका डर था वही हुआ। मनोज के सामने 12th फेल का विषय राक्षस की तरह मुंह फाड़कर खड़ा हो गया। वह अब उस राक्षस के मुंह में समा जाएगा या बचकर निकल आएगा, उसे नहीं पता। पर संकट का सामना करने की अपनी आदत को वह भूला नहीं। सर, मेरे दादाजी उस साल मर गए थे। सर, मुझे परीक्षा के पहले ही दिन चिकन पॉक्स हो गया था। इंटरव्यू बोर्ड में अभी तक उसकी कही गई सच्ची बातों को झूठा माना गया था, इसलिए 12th फेल पर वह अपनी पुरानी आदत के अनुसार यह सब झूठ बोलकर आगे उस संकट से बच सकता था। पर आज उसने सच बोलने का फैसला किया। उसे लगा कि सच ही वह ताकत है जो उसे आज बचा सकती है। मनोज ने मजबूती से कहा, सर, उस साल स्कूल में नकल नहीं हुई थी, इसलिए हिंदी छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गया था। और नकल उन्हीं राघवेंद्र सिंह सर ने नहीं होने दी थी जिनसे मैं प्रभावित हुआ था। मनोज को नहीं पता था कि उसका यह जवाब अब आगे क्या रंग दिखाएगा। वह नहीं जानता था कि आईएएस के इंटरव्यू में अपने आप को 12th फेल बताकर उसे लाभ होगा या वह बर्बाद हो जाएगा। पर उसने भावावेश में भयानक रिस्क ले लिया था। उसे नहीं पता था कि उसके इस जवाब से मेंबर प्रभावित होंगे या उसे अयोग्य मानते हुए बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञ डॉक्टर अग्रवाल ने अपने जीवन में आईआईटी के बड़े बेहतरीन स्मार्ट लड़के देखे थे जो अपने करियर में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहे थे। ऐसे ही लड़कों को वह देश का भविष्य मानते थे। इंग्लिश मीडियम के लड़के ही देश का प्रशासन बेहतर चला सकते हैं, ऐसा डॉक्टर अग्रवाल मानते थे। पर आज उनके सामने एक 12th फेल लड़का बैठा था जो अपने करियर में घिसटते हुए उन तक पहुंचा था। डॉक्टर अग्रवाल मनोज के इस उत्तर से चौंक गए। उन्हें मनोज सिविल सर्विस के लिए एकदम अनफिट लगने लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़का इस तरह का जवाब आईएएस के इंटरव्यू में दे सकता है। अपनी कमजोरी मनोज ने खुद ही डॉक्टर अग्रवाल को सौंप दी थी। डॉक्टर अग्रवाल ने मनोज के दिए हथियार से ही उसका गला रेतना शुरू किया। डॉक्टर अग्रवाल ने मनोज को घूर कर पूछा, आप नकल से 12th पास करना चाहते थे? आज तक ऐसा लड़का हमारे सामने नहीं आया जो यह स्वीकार कर रहा हो कि उसने कभी चीटिंग करके पास होने की कोशिश की हो। पता नहीं कहां से मनोज के भीतर आत्मविश्वास पैदा हो गया था। वह डॉक्टर अग्रवाल के इस व्यवहार से घबराया नहीं, बल्कि उसने डॉक्टर अग्रवाल की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर, आप कभी भिंड मुरैना जाइए, वहाँ के स्कूल देखिए। आज भी नकल से बच्चे पास हो रहे हैं वहाँ। क्या इसमें उन बच्चों की गलती है या उस सिस्टम की जो वहाँ नकल नहीं रोक पाता?
एक राघवेंद्र सिंह ने 1 साल नकल नहीं होने दी और उन्हीं चीटिंग करने वाले बच्चों में से एक बच्चा अपनी मेहनत के बल पर आज आपके सामने बैठा है। अगर उस साल राघवेंद्र सिंह ने नकल नहीं रोकी होती तो शायद मैं आज ही मुरैना से जौरा टेम्पो चला रहा होता। हमें अब एक नहीं कई राघवेंद्र सिंह चाहिए और मैं वही बनने आपके सामने आया हूँ। मनोज के इस जवाब से प्रभावित होकर बोर्ड के अन्य मेंबर आपस में बातचीत करने लगे। उनकी भाव मुद्रा देखकर ऐसा लग रहा था कि वे मनोज की बात से सहमत हैं। पर डॉक्टर अग्रवाल मनोज के इस भाव प्रवण उत्तर से प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने मनोज से आगे कहा, आप कुछ भी कहिए पर मैंने आपका पूरा करियर देखा है। आप इंग्लिश में बहुत वीक हैं। इंग्लिश लिटरेचर में आपके हमेशा सिर्फ पासिंग मार्क्स आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी रन इन द एब्सेंस ऑफ इंग्लिश। मनोज फिर फंस गया। डॉक्टर अग्रवाल भावुक नहीं निकले, वह कट्टर और अपने मत पर कायम रहने वाले निकले। पर मनोज ने हिम्मत नहीं छोड़ी। सर, प्रशासन में भाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी आपकी सच्ची नियत। मनोज ने डॉक्टर अग्रवाल की इंग्लिश को महत्व देने वाली विचारधारा पर विरोध कर दिया। डॉक्टर अग्रवाल को उसका यह विरोध पसंद नहीं आया। उन्होंने नाराजगी के स्वर में मनोज से कहा, नो, दिस इज एन एक्सक्यूज टू हाइड योर इग्नोरेंस इन इंग्लिश। हाउ कैन यू सर्व द कंट्री विद दिस वीकनेस। इंग्लिश में कमजोर परीक्षार्थी से डॉक्टर अग्रवाल इंग्लिश में ही सवाल पूछ रहे थे। मनोज इंग्लिश में पूछे गए प्रश्न को समझकर उत्तर ढूंढने की कोशिश करने लगा। मनोज को कुछ देर सोच में डूबे हुए देखकर दूसरे मेंबर ने बड़े शालीन तरीके से मनोज से कहा, मनोज, सर यह कह रहे हैं कि यह अंग्रेजी में अपनी अज्ञानता को छिपाने का बहाना है। आप अपनी इस कमजोरी के साथ देश की सेवा कैसे करेंगे। मनोज को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। इंग्लिश एक बार फिर मनोज की राह में कांटे बिछाने को तैयार थी। मनोज के माथे पर पसीने की कुछ बूंदें दिख रही थीं। धोती कुर्ता पहने बुजुर्ग मेंबर ने मनोज को घबराया हुआ जानकर पूछा, मनोज, आप पानी पीना चाहेंगे। उस मेंबर ने टेबल पर कांच के ग्लास में रखे पानी की तरफ इशारा किया। मनोज ने पानी से भरे कांच के ग्लास को देखा। उसकी हिम्मत नहीं हुई पानी पीने की। कुछ सेकंड खामोशी रही। डॉक्टर अग्रवाल के होठों पर मंद मंद मुस्कान तैर रही थी। उन्हें इंग्लिश में कमजोर छात्र को इंग्लिश के हथियार से घायल करने में मजा आ रहा था। मनोज कुछ विचार करते हुए एकटक पानी के ग्लास को देखता रहा। फिर मनोज ने वह ग्लास अपने हाथ में उठा लिया। फिर कुछ सोचकर वह डॉक्टर अग्रवाल से बोला, सर, मैं यह पानी नहीं पी सकता। बोर्ड मेंबर मनोज के इस व्यवहार पर चौंक गए। एक मेंबर ने पूछा, पानी गंदा है क्या मनोज। मनोज ने विनम्रता से कहा, नहीं सर, पानी तो साफ है, पर मैं कांच के ग्लास में पानी नहीं पीता। मुझे स्टील का ग्लास पसंद है। डॉक्टर अग्रवाल मनोज के इस उत्तर को समझ नहीं पाए और नाराज होकर बोले, ये क्या बात हुई। तुम्हें पानी पीने से काम है या ग्लास से। कोई भी ग्लास हो, पानी तो वही रहेगा ना। मनोज ने बड़ी शालीनता से डॉक्टर अग्रवाल और दूसरे मेंबर से कहा, जी सर, यही मैं कह रहा हूँ। असली चीज पानी है, बर्तन नहीं। अगर पानी साफ है तो वह कांच के ग्लास में है या स्टील के, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका ज्ञान यदि अच्छा है, श्रेष्ठ है, देश हित में है, तो यह अंतर नहीं पड़ता कि वह इंग्लिश माध्यम से प्रकट हो या हिंदी माध्यम से। इतना कहकर मनोज ने हाथ में पकड़े पानी के गिलास से पानी पीकर खाली ग्लास टेबल पर रख दिया। मनोज के इस अप्रत्याशित उत्तर से सभी मेंबर आश्चर्यचकित रह गए। मनोज ने अपनी बात पूरी की। सर, मैं जानता हूँ कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसे सीखने की हमेशा मैंने कोशिश की है। पहली बार जब मैंने मुख्य परीक्षा दी थी तो टूरिज़्म के स्थान पर टेररिज्म पर ऐसे लिखाया था और इंग्लिश में फ़ेल हो गया था। उसके बाद 2 बार उसी इंग्लिश में पास भी हुआ। इसका अर्थ है कि मेरी इंग्लिश लगातार अभ्यास से बेहतर हो रही है।
बुजुर्ग मेंबर के चेहरे पर चमक आ गई। उनके मुंह से अनायास निकल गया, वाह मनोज। मनोज को इस प्रोत्साहन से बल मिला, पर डॉक्टर अग्रवाल की नजरें नीचे रखे उसके सर्टिफिकेट पर टिकी रहीं। उनका इंग्लिश का पैना हथियार मनोज ने बेकार कर दिया था, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने मोर्चा बदलते हुए पूछा, आपके पहले आईआईटी दिल्ली का विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए आया था, जो 12th में अपनी स्टेट का टॉपर भी था, उसके स्थान पर आपको सिलेक्ट क्यों करें, बताएं आप। मनोज का 12th फेल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसका पूरा इंटरव्यू 12th फेल पर ही खत्म होगा। उसके द्वारा इंटरव्यू के लिए की गई तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तैयारी किसी काम नहीं आ रही थी। डॉक्टर अग्रवाल ने उसे उसके करियर पर ही उसे घेरने का मन बना लिया था। इस बार बोर्ड मेंबर ने 12th फेल लड़के की तुलना उसकी नज़र में हिंदुस्तान के सबसे योग्य विद्यार्थी से कर दी। मनोज ने जवाब दिया, क्योंकि मैं उस लड़के से अधिक योग्य हूँ। आईआईटी पास आउट इंग्लिश मीडियम के लड़के से मनोज ने खुद को योग्य बता दिया। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर इस उत्तर से चौंक गए। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। वे अब इसका कारण जानना चाहते थे। एक अन्य मेंबर ने आश्चर्य से पूछा, आप कैसे योग्य हैं उस लड़के से जो क्लास फर्स्ट से आज तक अपनी हर जगह परीक्षा में टॉप करता आ रहा है। मनोज ने जवाब दिया, अपनी अयोग्यता को जीतना ही सबसे बड़ी योग्यता होती है। मैं 12th फेल एक अयोग्य लड़का हुआ करता था सर, क्योंकि गांव के बच्चों को गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का वह स्तर नहीं मिलता कि शहरों के इंग्लिश मीडियम स्कूल के लड़कों से कम्पीट कर सके। इन अभावों के बावजूद अपने संघर्ष और संकल्प के कारण मैं यहाँ तक आ सका हूँ। किन्हीं दो लोगों की तुलना उनके परिणामों से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी परिस्थितियों और सुविधाओं के आधार पर भी होनी चाहिए। मनोज ने अपनी बात कह दी। बोर्ड के दूसरे मेंबर मनोज की बात से सहमत होते हुए दिख रहे थे, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल फिर टस से मस नहीं हुए। डॉक्टर अग्रवाल को शायद मनोज का उत्तर पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, ये सब अपनी अयोग्यता को छिपाने के बहाने हैं। जो लड़का मैथ्स और इंग्लिश के डर से उन्हें छोड़ देता है, वह क्या शासन में भी कठिन मौकों पर गिव अप नहीं कर जाएगा? आप लोगों को कुछ पूछना है? डॉक्टर अग्रवाल ने मनोज के उत्तर को सुने बिना दूसरे सदस्यों से कहा। एक दूसरे सदस्य ने मनोज से कहा, देखिए आप कुछ भी कहें, पर आपका करियर ग्राफ यह बता रहा है कि आप बहुत कमज़ोर विद्यार्थी रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे कमज़ोर और असफल विद्यार्थी की सिविल सेवा में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सिविल सेवा में शार्प एंड टैलेंटेड लोग चाहिए। बताइए, हम आप जैसे असफल लड़के को क्यों चुनें? क्योंकि असफलता जरूरी है। कोई भी बड़ी सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक आप कई बार असफल नहीं हो जाते। इतना कहकर मनोज ने कुछ देर सभी मेंबर को एक नज़र देखा, फिर अपनी बात आगे बढ़ाई। थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब बनाने के पहले हजारों बार असफल हुआ। केवल एक सफलता से एडिसन टैलेंटेड नहीं कहलाए, बल्कि असफलताओं की सीढ़ियों पर चढ़ चढ़कर गिर गिर कर ही वह टैलेंटेड बन सके। तेंजिंग नोगे एवरेस्ट को जीतने के पहले 7 बार असफल हुए थे। यदि वह पहली या दूसरी असफलता से निराश होकर घर बैठ जाते तो कभी एवरेस्ट फतह नहीं कर पाते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जब पहला भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 लॉन्च किया तो वह अपनी उड़ान पूरी नहीं कर पाया और कुछ सेकंड बाद ही उसका मलबा समुद्र के गहरे पानी में समा गया। पर इस असफलता से कलाम साहब निराशा के गर्त में नहीं डूबे और अगले 2 साल में ही उन्होंने पहला हिंदुस्तानी प्रक्षेपण यान लॉन्च कर दुनिया में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। मनोज ने ग्वालियर की लाइब्रेरी में पढ़ी तमाम किताबों में से उदाहरण देकर अपनी बात को मजबूत बनाया। मनोज के इस जवाब का अग्रवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने मनोज के उत्तर में से ही अपने मतलब का प्रश्न ढूंढ लिया। अच्छा बताओ मनोज, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फिजिक्स के किस सिद्धांत पर काम करता है? मनोज को इस तकनीक के बारे में कुछ नहीं पता था। उसने कहा, सॉरी सर, मुझे नहीं पता।
यह तो तुम्हें जानना चाहिए मनोज, डॉक्टर अग्रवाल ने मनोज से कहा। पर डॉक्टर अग्रवाल ने यह नहीं बताया कि मनोज को यह क्यों जानना चाहिए। मनोज चुप रहा। डॉक्टर अग्रवाल बहुत अनुभवी थे, उनके पास हथियारों की कमी नहीं थी। उन्होंने मनोज पर नया हथियार आजमाया। आप हिंदी साहित्य के एक अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं, पर जिले का प्रशासन टेक्नोलॉजी में माहिर लोग ही संभालें तो ही देश तरक्की करेगा। मनोज अब तक तकनीकी ज्ञान से लबालब भरे डॉक्टर अग्रवाल को प्रभावित नहीं कर सका था। साहित्य टेक्नोलॉजी के सामने हाथ बांधे खड़ा था। इंग्लिश के बेकार गए हथियार की जगह दूसरा हथियार टेक्नोलॉजी डॉक्टर अग्रवाल ने मनोज पर चलाया। पर मनोज ने हार नहीं मानी। उसने कहा, सर, साहित्य का विद्यार्थी आपके विचार में जिला नहीं चला सकता, पर देश के प्रधानमंत्री इस समय एक साहित्यकार ही हैं। क्या उनकी योग्यता पर भी आपको संदेह है? मनोज ने कमरे में लगी देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहा। मनोज ने ग्वालियर के MLB कॉलेज के अपने सीनियर और भारत के प्रधानमंत्री को अपने पक्ष में खड़ा कर दिया। उसका जवाब सुनकर बोर्ड के दूसरे सदस्य हतप्रभ रह गए। ऐसा उत्तर उन्होंने इसके पहले कभी भी किसी इंटरव्यू में नहीं सुना था। डॉक्टर अग्रवाल भी भारत के प्रधानमंत्री को मनोज के समर्थन में खड़ा देखकर कुछ देर के लिए हिल गए। उन्होंने दूसरे मेंबर से प्रश्न पूछने के लिए कहा। उस मेंबर ने मनोज से पूछा, मनोज, यदि कल्पना करो, यदि तुम किसी शहर के पुलिस कमिश्नर हो, कुछ आतंकवादी तुम्हारे शहर पर हमला करते हैं, बताओ तुम्हारी क्या रणनीति होगी? मनोज ने कुछ देर सोचकर इस काल्पनिक प्रश्न का जवाब दिया। मैं हमेशा कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां शहर के मुख्य स्थलों पर तैनात करूंगा, जिसमें आतंकवाद विरोधी दस्ते के जवान तैनात होंगे। ये तुरंत कार्यवाही करेंगे। यदि किसी स्थल पर हमला होता है तो उसी जगह उन आतंकवादियों को उलझाए रखूंगा, जिससे वह शहर के दूसरी जगह ना जा सके। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाऊंगा। काल्पनिक प्रश्न का काल्पनिक जवाब सुनकर मेंबर ने मनोज से कहा, वेरी गुड मनोज। मनोज का जवाब समाप्त होते ही डॉक्टर अग्रवाल ने मनोज से कह दिया, मनोज, अब तुम जा सकते हो, धन्यवाद। मनोज धन्यवाद देकर अपनी सीट से उठा और दरवाजे की तरफ जाने के लिए पलटा ही था कि बुजुर्ग मेंबर ने उसे रोका और पूछा, तुम्हारा यह कौन सा अटेम्प्ट है मनोज? मनोज ने खड़े खड़े बोर्ड की तरफ देखकर उत्तर दिया, लास्ट अटेम्प्ट सर। डॉक्टर अग्रवाल को समझ नहीं आ रहा था कि यह मेंबर इस तरह मनोज को रोककर सवाल क्यों पूछ रहे हैं। बुजुर्ग मेंबर ने मनोज से कहा, यदि इस बार भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य हमेशा मुझे प्रेरणा देता है, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकूंगा नहीं। मनोज को विवेकानंद केंद्र में बिताए दिन याद आ गए। उसने विवेकानंद को याद करते हुए बुजुर्ग मेंबर को जवाब दिया, क्या लक्ष्य है तुम्हारा? क्या IAS IPS बनना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है? बुजुर्ग मेंबर को उसका जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ। इसी आश्चर्य से उन्होंने मनोज से पूछा, IAS IPS, शिक्षक, लाइब्रेरियन चलाना, ये सब जिंदगी के लक्ष्य नहीं हो सकते, होने भी नहीं चाहिए। ये आपके लक्ष्य प्राप्ति के साधन मात्र हैं। ये तो रास्ते हैं जिन पर चलकर वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। वास्तविक लक्ष्य है इस देश की ईमानदारी से सेवा करना, फिर चाहे IPS बना जाए या शिक्षक। अपनी बात पूरी करके मनोज शांत खड़ा हो गया। बोर्ड के सभी मेंबर चुप थे। बुजुर्ग मेंबर ने मुस्कुराकर मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज सबको नमस्कार करके बाहर निकल गया। गेट पर श्रद्धा मनोज का इंतजार कर रही थी। श्रद्धा ने घबराते हुए पूछा, कैसा गया इंटरव्यू? मैं तो बहुत घबरा रही थी। गांव का एक 12th फेल इंग्लिश में कमज़ोर लड़का जैसा इंटरव्यू दे सकता था, दिया। यदि इन लोगों को मेरी उपयोगिता महसूस होगी तो मुझे चुन लिया जाएगा, अन्यथा कुछ और करेंगे, मनोज ने जवाब दिया। आज 12 मई है, फाइनल रिजल्ट का दिन।
शाम को 5 बजे आईएएस का फाइनल रिजल्ट यूपीएससी के बोर्ड पर चिपक जाएगा। इंटरव्यू देने वाले सभी लोग आज इसी उम्मीद में होंगे कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा, जबकि 2/3 लोगों का सिलेक्शन होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। होने ना होने की यह जद्दोजहद तब तक चलती रहती है जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। कोई भी विद्यार्थी गारंटी के साथ यह नहीं कह पाता कि उसका सिलेक्शन पक्का है। एक पल को उम्मीद बनती है, दूसरे ही पल निराशा छा जाती है। एक पल को सब बनता हुआ नजर आता है, दूसरे ही पल सब बिखर जाता है। शाम के 4 बज गए। 1 घंटे में रिजल्ट यूपीएससी के ऑफिस में लग जाएगा। श्रद्धा और मनोज ऑटो से रिजल्ट देखने यूपीएससी के ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑटो यूपीएससी के गेट पर रुक गया। जहां ऑटो रुका वहां रिजल्ट देखने वालों की भीड़ पहले से खड़ी थी। ट्रैफिक संभालने वाले सिपाही को इस भीड़ से ट्रैफिक संभालने में दिक्कत हो रही थी। मनोज और श्रद्धा भी उस भीड़ के पास खड़े हो गए। सिपाही ने मनोज को लगभग ढकेलते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। दोनों आगे बढ़ गए। यूपीएससी के गेट के नज़दीक पहुंचते ही मनोज की धड़कनों ने अपनी गति बढ़ा दी। तभी यूपीएससी के कर्मचारी हाथ में रिजल्ट के पेज लिए नोटिस बोर्ड पर चिपकाने आते हैं। गेट के भीतर खड़े सभी लोगों को गेट के बाहर खदेड़ दिया गया। भीड़ गेट के बाहर निकल गई। कर्मचारियों ने गेट अंदर से बंद कर नोटिस बोर्ड पर 5 मिनट में रिजल्ट चिपका दिया। मनोज को यह 5 मिनट जैसे 5 युग लग रहे थे। गेट खुलते ही भीड़ लगभग दौड़ते हुए गेट के अंदर घुस गई। रिजल्ट देखकर कोई खुशी से नाच रहा है, कोई रो रहा है, कोई जमीन पर माथा पकड़े बैठा है, कोई बेहोश हो गया है। मनोज की हिम्मत नहीं हुई रिजल्ट देखने की। उसने श्रद्धा को रिजल्ट देखने के लिए भेजा और खुद गेट के बाहर खड़ा रहा। अब सब कुछ श्रद्धा की हाँ या ना पर निर्भर है। उसकी नजरें बार बार श्रद्धा को देख रही थीं। कुछ लड़के हंसते हुए खुशी में झूमते बाहर आ रहे थे और कुछ रोते हुए। बस यही 2 श्रेणियां थीं आज यहाँ यूपीएससी के दरवाजे पर। मनोज सांस रोककर बस श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। तभी उसे सामने से श्रद्धा आती हुई दिखी। श्रद्धा धीरे धीरे उसके नज़दीक आ गई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। श्रद्धा का यह रूप देखकर मनोज का दिल धक से रह गया। वह समझ गया कि श्रद्धा कोई बुरी खबर सुनाने वाली है। उसने श्रद्धा से कहा, क्या हुआ श्रद्धा, जल्दी बताओ। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। श्रद्धा ने बुझे हुए शब्दों में कहा, मनोज। इतना कहकर श्रद्धा कुछ देर रुकी। 3-4 सेकंड तक वह मनोज का निराशा में डूबा चेहरा देखती रही। फिर अचानक श्रद्धा लगभग चीखते हुए बोली, तुम आईपीएस बन गए हो मनोज। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने श्रद्धा से कहा, क्या कहा श्रद्धा, फिर से कहो। श्रद्धा ने उसी उत्साह में फिर से वही वाक्य दोहरा दिया, मनोज तुम आईपीएस बन गए हो। मनोज को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने जल्दबाजी में कहा, क्या तुमने सही रोल नंबर देखा है? क्या नाम से भी देखा है? कोई गलत रोल नंबर तो नहीं देख लिया? पर श्रद्धा ने एकदम सही रोल नंबर देखा था। मनोज अब अपना रिजल्ट पूरी दुनिया को बताना चाहता था। उसने सबसे पहले अपने पिता को फ़ोन किया। पिता झाबुआ में सस्पेंड थे। पिता ने फ़ोन उठाया तो मनोज ने कहा, पापा मेरा रिजल्ट आ गया, मैं आईपीएस बन गया। पिता की आवाज़ में सदा की गंभीरता ही बनी रही। उन्होंने उसी भारी और गंभीर आवाज़ में मनोज से कहा, अच्छा आईपीएस में हो गया। अब साले इस डिप्टी डायरेक्टर को नहीं छोड़ूंगा, बर्बाद करके ही मानूंगा। अब बताऊंगा साले को कि आईपीएस का बाप क्या होता है। मनोज के आईपीएस बनने के कारण अपने शत्रु और वरिष्ठ अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर को बर्बाद करने का सपना देखते हुए पिता ने फ़ोन रख दिया। मनोज के चेहरे पर पिता के व्यवहार पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। अश्विन का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। मनोज ने गेट के पास निराश खड़े अश्विन को सांत्वना दी और कहा कि अगले साल वह जरूर सेलेक्ट हो जाएगा। अश्विन दुखी होकर ऑटो में बैठकर चला गया।
श्रद्धा और मनोज दोनों ने वापस नेहरू विहार जाने के लिए ऑटो रोका और उसमें बैठ गए। पास में वही सिपाही खड़ा हुआ था जिसने मनोज को ढकेला था। सिपाही ने उत्सुकतावश मनोज से पूछा, क्या रिजल्ट रहा? मनोज ने कहा, आईपीएस। मनोज का जवाब सुनकर सिपाही ने मनोज को एक सैल्यूट मारा। मनोज आश्चर्य से सिपाही को देखता रहा। एक ही दिन में एक रिजल्ट से दुनिया का नज़रिया उसके लिए बदल चुका था। वह ऑटो से उतरा और उसने अनजान सिपाही को गले लगा लिया। मनोज की आंखें भीग गई थीं। सिपाही भी गले लगाने वाले आईपीएस से पहली बार मिल रहा था। ऑटो नेहरू विहार की ओर चल दिया। ऑटो में मनोज के बाल लहरा रहे थे। श्रद्धा पास में बैठी थी। श्रद्धा की आंखों में भी खुशी के आंसू छलछला आए थे। अनुराग पाठक।